हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिविंग इन द हार्ट ऑफ टोक्यो, चैप्टर 41। यह वह नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक भरपेट भोजन के बाद होजो क्योसुके और किसाकी टेट्टा टोन्युकी पार्क पहुंचे। यह होडोयामा पार्क की बनावट जैसा ही था, जिसमें घास के मैदान को ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने घेरा हुआ था। मूल रूप से यह जगह बच्चों के बेपरवाह होकर खेलने के लिए थी, लेकिन अब यह बदमाश छात्रों का अड्डा बन चुकी थी। उन्होंने ढीली ढाली पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। कुछ घास पर पालथी मारकर बैठे थे जबकि कुछ पेड़ों से टिके हुए थे। माहौल गरमाया हुआ था। इतना गरमाया हुआ क्यों? क्योंकि केंद्र में हानागाकी ताकेमिची जमीन पर सिमटा हुआ था और एक तरफा मार खा रहा था। उसका समर्थन करने वाले गुस्से में चिल्ला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वाले हमलावरों का उत्साह बढ़ा रहे थे। यहाँ का इंचार्ज कौन है? तुम्हारी क्या योजना है? भीड़ के किनारे पर क्योसुके एक हाथ में तलवार का थैला लिए खड़ा था और उसका दूसरा हाथ लापरवाही से उसकी जेब में था। उसकी आंखें पूरे दृश्य को स्कैन कर रही थी। कियोजामा मासाटाका, कांतो मांजी, 3rd डिवीजन का सदस्य, किसाकी टेट्टा ने जवाब दिया। कांतो मांजी? वह क्या है? क्योसुके ने यूं ही पूछा। शिबुया के एक स्कूल का जूडो क्लब, लगभग 100 सदस्य। उनके नेता को अजय माइकी कहा जाता है और उसकी खास चाल न्यूक्लियर किक है। किसाकी टेट्टा को अपने नेता के बदमाश ज्ञान की कमी की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने संक्षेप में समझाया। फिर उसने कियोजामा मासाटाका को देखा, जो सामने से लड़ाई का संचालन कर रहा था, और अपनी बाहों को देखा। हम्मा, उस आदमी का मुकाबला करना तो दूर की बात थी। क्योसुके ने किसाकी से पूछा था कि उसकी क्या योजना है, और किसाकी ने शुरू में हानागाकी ताकेमिची की तरह हीरो बनकर बीच में कूदने के बारे में सोचा था। लेकिन दोनों पक्षों की ताकत की तुलना करने के बाद उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। उसे याद आया कि ताकेमिची का क्या हाल हुआ था जब उसने हीरो बनने की कोशिश की थी। बुरी तरह पिटाई हुई थी। जहां तक मार खाने की बात थी, वह ताकेमिची जितना कठोर नहीं था। इसलिए किसाकी मदद के लिए क्योसुके की ओर मुड़ा। बॉस, अब सब कुछ आप पर है। भले ही उसने ऐसा कहा, अंदर ही अंदर किसाकी उत्साह से भरा हुआ था। मैं कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरा बॉस नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे साफ और जल्दी निपटा दूंगा। क्योसुके ने थैले से अपनी बांस की तलवार निकालने के लिए तैयार होते हुए कहा। रुको 1 मिनट। बॉस, क्या आप मुझे पहले कुछ शब्द कहने दे सकते हैं, फिर आप बीच में कदम रखना। किसाकी टेट्टा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया। तुम दिखावा करोगे और मैं असली काम करूंगा। समझ गया। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हानागाकी ताकेमिची के हीरो बनो। बॉस, धन्यवाद। किसाकी का दिल कृतज्ञता से भर गया। यह बड़ा भाई रखने लायक था। उसने उसे न केवल लड़कियों को जीतने का तरीका सिखाया था, बल्कि अब वह उसे सबके सामने सम्मान भी दे रहा था। चिंता मत करो, बस मुझे एक इशारा देना और मैं दौड़कर आऊंगा। उन्हें 2 तेज वार से काट डालूंगा। क्योसुके ने एक अंगूठा दिखाया और एक चौड़ी, एकदम सही मुस्कान बिखेरी। उसके दांत सफेद चमक रहे थे। $TL नोट, गाई सेंसेई। समझ गया। किसाकी ने दृढ़ता से सिर हिलाया, अपने कपड़े सीधे किए और आत्मविश्वास से भीड़ के बीच से केंद्र की ओर बढ़ा। सब लोग रुक जाओ। किसाकी टेट्टा काली स्कूल वर्दी पहने हुए सफेद शर्ट वाले बदमाशों के बीच अलग दिख रहा था। उसके आदेश पर हानागाकी ताकेमिची की पिटाई रुक गई। कियोजामा मासाटाका और उसके साथियों का ध्यान उसकी ओर गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कियोजामा के एक चमचे ने खड़े होकर चिल्लाया। हानागाकी ताकेमिची, क्या तुम ठीक हो? किसाकी ने चमचे को अनदेखा किया और हानागाकी ताकेमिची के पास दौड़ा। सचमुच चिंतित था। किसाकी टेट्टा, हानागाकी ताकेमिची ने ऊपर देखा। उसकी सूजी हुई आंखें मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
उसे किसाकी का चेहरा पहचानने में एक पल लगा। हाँ, जब से मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में सुना है, मैं सचमुच चिंतित हूँ। किसाकी ने यथासंभव ईमानदार दिखने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? जिस चमचे ने पहले चिल्लाया था, वह नजरअंदाज किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दहाड़ता हुआ आया और किसाकी टेट्टा पर लात मारी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, किसाकी जमीन पर गिर गया। अचानक हुए इस हमले से किसाकी चौंक गया। उसका हीरो वाला इमेज चकनाचूर हो गया था। वह उछलकर खड़ा हुआ और कियोजामा मासाटाका के साथियों पर चिल्लाया, तुम कमीनों, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जैसे ही उसने यह कहा, किसाकी ने भीड़ के किनारे पर खड़े क्योसुके को देखा, जो हाथ में बांस की तलवार लिए उसकी तरफ देख रहा था। इसने उसे अपनी भूमिका निभाते रहने का आत्मविश्वास दिया। मैं हूँ। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, कियोजामा मासाटाका, जो जमीन पर बैठा था, अचानक उछला और किसाकी के चेहरे पर एक शक्तिशाली फ्लाइंग किक मारी। मेरी नाक जरूर टूट गई होगी, किसाकी ने सोचा, क्योंकि उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया था। फिर वह जमीन पर धड़ाम से गिरा। अरे नहीं! किसाकी की दयनीय हालत देखकर क्योसुके को एहसास हुआ कि स्थिति उल्टी पड़ गई है। अब वह हीरो बनने की कोशिश करके मूर्ख लग रहा था। वह तुरंत हरकत में आया, एक पेड़ की शाखा पर चढ़ा और उसे पास के बदमाशों के सिर पर कूदने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया। पल भर में वह हंगामे के केंद्र में था। अरे अरे किसाकी, तुम ठीक हो? क्योसुके ने किसाकी के हाथ को लात मारी। वह किसाकी के चेहरे पर लगे खून के कारण अपने हाथों का उपयोग नहीं करना चाहता था। बॉस, किसाकी ने धीरे से बुदबुदाया। उसका चश्मा टूट गया था और उसका एक सामने का दांत गिर गया था। माफ करना, यह इतनी अचानक हुआ कि मुझे समय नहीं मिला। क्योसुके ने अजीब तरह से माफी मांगी। तुम दोनों, तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? कियोजामा मासाटाका अभी भी इस बात से अनजान था कि उसका समय समाप्त हो गया है। उन पर चिल्लाया, किसाकी, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। क्योसुके ने घोषणा की और इसके साथ ही वह कियोजामा मासाटाका की ओर दौड़ा। इस बार अपनी पिछली गलती की भरपाई के लिए थोड़ा और जोर लगाने का इरादा था। अपनी वर्तमान ताकत पर क्योसुके आसानी से कियोजामा मासाटाका जैसे चमचे को बिना पसीना बहाए संभाल सकता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, यदि आप हथियार का उपयोग कर सकते हैं, तो कभी भी खाली हाथ लड़ाई न करें। कौन जानता था कि उसे कितनी बुरी तरह चोट लग सकती है, और जापान में चिकित्सा देखभाल महंगी थी। कियोजामा मासाटाका ने क्योसुके की पिछली चाल नहीं देखी थी, लेकिन उसके एक चमचे ने देखी थी। उसने चिल्लाया, होशियार रहना, कियोजामा। वह आदमी मजाक नहीं है। दुर्भाग्य से चेतावनी बहुत देर से आई। कियोजामा अभी भी बचाव करने की कोशिश कर रहा था जब क्योसुके ने बिजली की गति से अपनी तलवार नीचे की और कियोजामा के माथे पर एक शक्तिशाली वार किया। कियोजामा की आंखें घूम गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह क्या हुआ? बचे हुए बदमाशों में से एक ने अविश्वास में बुदबुदाया, क्या यह सच में हुआ? उसने एक ही वार से कियोजामा को गिरा दिया। इससे पहले कि वह हमारे पीछे पड़े, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखने वाले डरकर बिखरने लगे। लाल सिर वाले, बॉस को कॉल करो और कुछ बैकअप बुलाओ। जिस बदमाश ने किसाकी को पहले लात मारी थी, उसने लाल शर्ट पहने एक और चमचे को चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके माथे पर तलवार का वार पड़ा। जब मैं आसपास हूं तो क्या तुम ध्यान नहीं दोगे? क्योसुके ने अपनी तलवार घुमाते हुए उपहास किया, राक्षस। केवल माइकी ही उससे निपट सकता है। अभी बैकअप बुलाओ, एक और बदमाश चिल्लाया, लेकिन क्योसुके के एक साधारण वार से वह भी नीचे गिर गया। 1 मिनट से भी कम समय में हर कोई भाग गया। केवल क्योसुके और हानागाकी ताकेमिची के दोस्त पीछे रह गए। बाकी बचा हुआ चमचा, लाल सिर वाला, कांप रहा था और अपने कांपते हाथों से अपना फोन पकड़े हुए था। क्या उन्होंने तुम्हें फोन करने के लिए नहीं कहा? जल्दी करो, मुझे होमवर्क करना है। ओह, ठीक है।
लाल सिर वाले ने हकलाया। इतना डरा हुआ था कि वह फोन ठीक से पकड़ नहीं पाया और वह उसके हाथों से फिसल गया। गंभीरता से, क्या तुम मेरे लिए इसे आसान नहीं बना सकते? क्योसुके ने आह भरी, फोन उठाने के लिए झुका और उसे लाल सिर वाले को वापस सौंप दिया। तुम्हें किसे फोन करना है? मैं तुम्हारे लिए डायल कर दूंगा। ओह, धन्यवाद, लाल सिर वाले ने यांत्रिक रूप से जवाब दिया। कैप्टन, लेबल वाले को कॉल करो। कोई बात नहीं, बस उन्हें जल्दी यहाँ बुलाओ, क्योसुके ने कहा, संपर्कों में स्क्रॉल करते हुए जब तक उसे एक मोटे आदमी की प्रोफाइल तस्वीर वाला संपर्क नहीं मिला और उसने उसे लाल सिर वाले को वापस सौंप दिया। चैप्टर 42। मैं थक गया हूँ, बस सब खत्म होने दो। अरे बॉस, कियोजामा और बाकी सब निपटा दिए गए हैं, वे टोन्युकी पार्क में हैं, रेडहेड ने फोन काटते हुए बताया। तुमने उनसे जल्दी आने को क्यों नहीं कहा? होजो क्योसुके ने स्पष्ट रूप से नाराजगी व्यक्त की। भले ही उन्होंने अभी अभी रात का खाना खत्म किया था, इंतजार में बर्बाद हुआ समय उसे परेशान कर रहा था। उसे परेशानी वाली चीजें नापसंद थी और इंतजार करना सबसे ऊपर की झुंझलाहटों में से एक था। बेशक, अगर यह साकुरा और शोको का इंतजार होता तो कहानी अलग होती। शुक्र है, लड़कियों ने कभी उसे इंतजार नहीं करवाया। चाहे वह डेट हो या कोई आउटिंग, वे हमेशा समय से पहले तैयार रहती थी। हमारा कांतो मांजी मुख्यालय शिबुया में है, इसलिए भले ही आपने कॉल नहीं किया, वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे, रेडहेड ने ईमानदारी से जवाब दिया। इस बीच उसे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी महसूस हुई, यह जानकर कि बॉस के आने के बाद उन्हें अपना बदला मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम बेकार हो, क्योसुके ने आह भरी और अपनी बांस की तलवार उठाई, एक ही तेज वार से उसे नीचे लाया। रेडहेड की आंखें घूम गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वाह, तुम कमाल हो, कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुम्हें निहत्था दानव और दूसरी पीढ़ी का रैम्पेजिंग एंजल कहते हैं। घायल और थके होने के बावजूद लड़कों में से एक, अत्सुशी सेंदो, अभी भी विस्मय में था। किसाकी, क्या हमें तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? क्योसुके ने पूछा, पास के एक पेड़ से टिके हुए किसाकी टेट्टा और हानागा की ताकेमिची को देखते हुए। जरूरत नहीं, यह बस एक खरोंच है। मुझे अभी भी उस आदमी के साथ हिसाब चुकता करना है, किसाकी ने कहा। उसकी आंखें बेहोश कियोजामा मासाटाका को घूरते हुए गुस्से से भरी थीं। बोलते समय उसने एक मुंह खून थूका। वह कभी अच्छा इंसान नहीं था और उन लोगों को धमकाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी जो पलटवार नहीं कर सकते थे। बॉस, क्या मैं आपकी बांस की तलवार उधार ले सकता हूँ? किसाकी ने दृढ़ संकल्प से भरे लहजे में पूछा। नहीं, क्योसुके ने तुरंत जवाब दिया। तलवारें या महिलाएं उधार नहीं दी जाती, मोटरसाइकिल के साथ भी यही है। क्योसुके पहले ही समझ गया था कि किसाकी क्या योजना बना रहा है, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। इसके बजाय उसने जमीन से एक बेसबॉल बैट उठाया और किसाकी को फेंक दिया। इसका इस्तेमाल करो, बस ज्यादा मत करना और नियंत्रण में रखना। समझ गया, किसाकी ने उस दांत की जांच की जो उसने पहले खो दिया था, यह सोचते हुए कि क्या इसे ठीक करना भी संभव है। लेकिन उससे ज्यादा उसे अपना गुस्सा निकालना था। जब किसाकी कियोजामा मासाटाका की देखभाल करने गया तो क्योसुके हानागाकी और बाकी लोगों की ओर मुड़ा। क्या तुम लोग अस्पताल जाना चाहते हो? उसने पूछा। नहीं, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हानागाकी ने तुरंत झुका, भले ही वह दर्द में था। ओह नहीं, मेरा मतलब किसाकी से था। क्योसुके को एहसास हुआ कि उसने किसाकी की शान चुरा ली होगी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को समझाने की कोशिश की। वाह, तुम कमाल हो। तुम सच में निहत्था दानव हो जिसने हिगाशी हीरोज को हराया, हानागाकी ने प्रशंसा से क्योसुके को ऊपर देखते हुए कहा। क्योसुके का चेहरा तुरंत उतर गया। रुको, तुमने मुझे एक ही वार में उस आदमी को नॉक आउट करते हुए नहीं देखा। तुम अभी भी इस निहत्था दानव बकवास के बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ, होजो सेनपाई अविश्वसनीय है,
अत्सुशी सेंदो ने अभी भी मंत्रमुग्ध होकर कहा। लेकिन क्या हम सच में यहाँ रहकर ठीक हैं? शिबुया कांतो मांजी का मुख्यालय है। उनका बैकअप जल्द ही यहाँ होगा, यामागिशी काजुशी ने कहा, जो बदमाशों के बारे में सबसे ज्यादा जानता था और खुद को बदमाशों की डिक्शनरी कहता था। यह सुनकर हानागाकी और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। ओह, होजो सेनपाई, हमें शायद निकल जाना चाहिए। भले ही रैम्पेजिंग एंजल्स मदद के लिए आ जाएं, यह कांतो मांजी के बैकअप से तेज नहीं होगा। हानागाकी ने सावधानी बरतने की कोशिश की, क्योसुके को नाराज नहीं करना चाहता था। ओह, कांतो मांजी के सुदृढ़ीकरण लगभग यहाँ हैं। रेडहेड नाम के लड़के ने पहले ही कॉल कर दिया था। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योसुके ने लापरवाही से कहा। हानागाकी का चेहरा उतर गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे फिर से खतरे में होने जैसा क्यों महसूस करा रहे हो? हाँ, हानागाकी, तुम्हारा चेहरा देखने लायक है, क्योसुके बैठते हुए हंसा। चूंकि कांतो मांजी के सुदृढ़ीकरण अभी तक नहीं आए थे, उसने बैठने और इंतजार करने का फैसला किया। उसके जैसे आलसी व्यक्ति के लिए अगर वह बैठ सकता है तो वह कभी खड़ा नहीं होगा। रुको, होजो सेनपाई, आपने भी सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल किया था, है ना? हानागाकी ने अपनी आखिरी उम्मीद पर टिके रहते हुए पूछा, क्योंकि क्योसुके पूरी तरह से शांत लग रहा था। मुझे कांतो मांजी जैसे तीसरी श्रेणी के समूह से किसी बैकअप की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति, बॉस, सब कुछ संभाल सकता है, क्योसुके ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा। हाँ, यह सही है। कांतो मांजी के सुदृढ़ीकरण बस समय की बर्बादी है। मैं उन सबको खुद ही संभाल सकता था, किसाकी ने खून से सना हुआ बेसबॉल बैट हाथ में लिए चलते हुए कहा, हानागाकी के सवाल का जवाब देते हुए। क्योसुके मुड़ा और कियोजामा मासाटाका को देखा, जो अभी भी दर्द से करा रहा था, अपना मुंह पकड़े हुए था। वाह, यह एक दृश्य है। किसाकी मासाटाका से बेहतर दिख रहा है, जो अभी भी होश में है और करा रहा है, क्योसुके ने सोचा, चुपचाप विरोधाभास का आनंद लेते हुए। किसाकी, दृढ़ संकल्पित होकर, फिर से हानागाकी की ओर चला। हानागाकी, यह सब मेरी गलती है कि मैं जल्दी नहीं आया। किसाकी की नाटकीय अभिव्यक्ति ने लगभग क्योसुके को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह आपकी गलती नहीं है। अगर आप और होजो सेनपाई नहीं होते तो हम असली मुसीबत में होते, हानागाकी ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। ठीक है, यह सुनकर अच्छा लगा। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो बस मेरे पास आना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसाकी ने एक टीवी हीरो के लहजे की नकल करते हुए कहा, अपनी चमकती छवि को देखते हुए खुद पर गर्व महसूस किया। किसाकी, तुम कितने दयालु हो। लेकिन तुम्हारी नाक से फिर से खून बह रहा है, दूसरे लोगों में से एक ने किसाकी की चल रही चोट को देखते हुए कहा। किसाकी ने खून पोंछा, एक दांत खोने के बावजूद एक संतुष्टि की भावना उस पर छा गई। ओह, ऐसा लगता है कि कांतो मांजी के लोग यहाँ आ गए हैं। मुझे उन्हें संभालना होगा। क्योसुके अपनी बांस की तलवार के साथ खड़ा हुआ, शांत अधिकार के साथ बोल रहा था। शुभकामनाएं, किसाकी टेट्टा ने सम्मानपूर्वक झुका, जबकि हानागाकी और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही क्योसुके घटनास्थल की ओर चला, हानागाकी खुद को देखते रहने से रोक नहीं पाया, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थी। वह बहुत कूल था। यह कांतो मांजी है। एक पूरे बदमाश गिरोह का सामना करना, और होजो सेनपाई ने उनसे ऐसे बात की जैसे वह सिर्फ सुविधा स्टोर जा रहा हो। हानागाकी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, होजो क्योसुके के लिए प्रशंसा से भरा हुआ था। तुम्हें नहीं पता? हमारे बॉस ने अकेले पूरे रैम्पेजिंग एंजल्स को हरा दिया और फिर उन्होंने एमेई ऐशु को भी नीचे गिरा दिया, किसाकी ने गर्व से डींग मारी। बेशक मुझे पता है। टोक्यो के बदमाश दृश्य में हर किसी ने निहत्था दानव के बारे में सुना है जो हिगाशी पर शासन कर रहा है,
रैम्पेजिंग एंजल्स का नया नेता हानागाकी ने उत्साह से कहा। किसाकी को कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि हानागाकी उससे उतना मोहित नहीं था जितना उसने सोचा था। ओह हानागाकी, आज मैं तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन बॉस मेरी मदद करने आए थे, किसाकी ने स्पष्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अपने अधीनस्थों के अनुरोधों का ध्यान रखना। सेंदो, मैं तुम्हें इसी के बारे में बता रहा था। होजो सेनपाई पूरे जापान में सबसे मजबूत बदमाश बनने जा रहे हैं, हानागाकी ने प्रशंसा से भरते हुए कहा। थककर किसाकी ने अपनी आंखें बंद कर ली, हारा हुआ महसूस कर रहा था। चैप्टर 43 माइकी, अजय। होजो क्योसुके पार्क के केंद्र में गया, बाकी सदस्यों के आने का इंतजार कर रहा था। कियोमासा, काले लड़ाकू वर्दी पहने हुए लोगों का एक समूह उधर आया। कियोजामा मासाटाका को दर्द से जमीन पर कराहते देख एक बदमाश, जो काफी गंदा लग रहा था, तुरंत चिल्लाया। उपबॉस, चिल्लाहट सुनकर कियोजामा मासाटाका जल्दी से उठकर लड़खड़ाते हुए अपने साथियों की ओर बढ़ा। अरे तुम कमीने, क्या तुमने वाकई हमारी टीम को ऐसे पीटा? अपनी शर्ट पर थर्ड स्क्वाड कैप्टन लिखे एक मोटे आदमी ने भयंकर अभिव्यक्ति के साथ कहा। हाँ, मुझे लगता है, क्योसुके ने लापरवाही से जवाब दिया, कियोजामा मासाटाका को देखते हुए, जिसका हाथ मुड़ा हुआ था और चेहरा खून से लथपथ था। किसाकी ने कहा था कि वह सावधान रहेगा, है न? जिन 2 लड़ाइयों में क्योसुके शामिल हुआ था, उसके विरोधियों को केवल मामूली चोटें आई थीं, जो अगले दिन तक ठीक हो जाती। आखिरकार उनके बीच कोई गहरा व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। जाओ, कियोमासा का बदला लो, छोटे मोटे कप्तान ने क्योसुके की ओर चार्ज करते हुए चिल्लाया। बदमाशों की दुनिया अक्सर सही या गलत की परवाह नहीं करती, कई बार यह सिर्फ अपने भाइयों का बदला लेने के बारे में होती है। जब उनके साथियों को चोट पहुंचती थी तो वे बस बदला चाहते थे। कैप्टन, सावधान रहना, वह आदमी सख्त है, रेडहेड ने जल्दी से चेतावनी दी। मैं पूरी थर्ड स्क्वाड को अपने साथ लाया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा हम सबको नीचे गिरा सकता है? मांजी के थर्ड स्क्वाड के कप्तान पाचिन ने पीछे देखे बिना कहा। यह सुनकर रेडहेड राहत में अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दर्द भरी चीखों पर लौट आया। अपने साथियों के जोरदार चिल्लाहट सुनकर कियोजामा मासाटाका को संतुष्टि की लहर महसूस हुई। उन लोगों को निश्चित रूप से पीटा जाएगा। और वह गोरा चश्मा पहनने वाला कमीना, मैं उसके 8 दांत तोड़ दूंगा। कुछ मिनट बाद उसके आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत हो गया, जिससे कियोजामा मासाटाका ने सावधानी से अपनी आंखें खोली। यह क्या है? उसने अविश्वास में घूर कर देखा, क्योंकि मांजी के थर्ड स्क्वाड के सभी सदस्य जमीन पर बेहोश पड़े थे। केवल बांस की तलवार वाला लड़का खड़ा था, जबकि वह हानागाकी लड़का पास में अभी भी खुशी से चिल्ला रहा था और जयकार कर रहा था। अरे, क्या कांतो मांजी में बस इतना ही है? क्योसुके ने आलस्य से अपनी तलवार लहराई, उसका लहजा अमित्र था। वार्म अप भी खत्म नहीं हुआ था और वे सब पहले ही नीचे गिर चुके थे। वह इससे सचमुच चिढ़ गया था। यह कैसे संभव है? यह सिर्फ थर्ड स्क्वाड है, कांतो मांजी में कुल 5 स्क्वाड हैं। शांत बेदाग क्योसुके को देखकर कियोजामा को गहरा डर महसूस हुआ। यह आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तो जल्दी करो और बाकी को यहाँ लाओ। सचमुच, मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्योसुके ने आसमान की ओर देखा, सूरज का आधा हिस्सा पहले ही जा चुका था। केवल कैप्टन के पास बॉस की संपर्क जानकारी है, कियोजामा ने कांपते हुए जवाब दिया। वह मोटा आदमी? हाँ, वह हमारा थर्ड स्क्वाड कैप्टन है। अरे, उठो! क्योसुके ने मोटे आदमी को लात मारी, जो पहले एक ही बार से बेहोश हो गया था। तुम कमीने! पाचिन दर्द से करा उठा, सिर पकड़कर बैठ गया। जब लड़ने की बात आती है,
तो क्योसुके के पास एक विशेष तकनीक थी। यह चोट पहुंचाती थी लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ती थी जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो जब पाचिन जागा तो उसे केवल थोड़ा चक्कर और माथे में तेज दर्द महसूस हुआ। जल्दी अपने समूह के बाकी लोगों को यहाँ लाओ। इसे वीडियो गेम जैसा मत बनाओ जहां मैं बॉस से लड़ता हूं और अगले स्तर का इंतजार करता हूं। पाचिन की अभी भी विद्रोही अभिव्यक्ति देखकर क्योसुके ने उसे और जोर से लात मारी। मैं तुम्हारे बिना बताए ऐसा करूंगा। बस इंतजार करो, माइकी तुम्हें जल्द ही बाहर फेंक देगा। पाचिन ने आत्मविश्वास से बात की, हालांकि अंदर ही अंदर उसके तंत्रिकाएं तनाव में थीं। क्योसुके के राक्षसी प्रदर्शन को पहले देखने के बाद वह माइकी के अवसरों के बारे में इतना निश्चित नहीं था। माइकी, हम हार गए हैं। यह टोन्युकी पार्क में है। पाचिन ने सम्मानपूर्वक फोन पर बात की, सिर हिलाते हुए। अपने नेता की शांत फिर भी दबंग आवाज सुनकर उसने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लिया। बॉस और मुख्य बल जल्द ही यहाँ होंगे। अगर तुम डर रहे हो तो बेहतर होगा कि भाग जाओ। अरे किसाकी, क्या तुम आज रात भी रात का खाना खरीद रहे हो? मुझे फिर से भूख लग गई है। क्योसुके वापस वहां चला गया जहां किसाकी, टेट्टा और बाकी लोग आराम कर रहे थे, मजाक करते हुए। पहले का इतालवी भोजन स्वादिष्ट था। किसने सोचा होगा कि इतने फैंसी रेस्तरां की पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति भी बदमाश होगा। तुम कमीने, तुम्हें अभी भी बात करने की हिम्मत है? किसाकी ने अपने बटुए को एक अतिरंजित गति से खोलते हुए अपने दांत पीसे, यह दिखाते हुए कि अंदर खाली था। अगर उनके नेता की प्रतिष्ठा के कारण छूट नहीं मिली होती तो किसाकी को बिल चुकाने के लिए घर पर पैसे के लिए कॉल करना पड़ता। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, मैं बहुत खाता हूँ, बस स्कूल में इतना खुले तौर पर नहीं। मुझे पता था कि तुम खा सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना खाओगे, किसाकी ने दर्द से कहा। ठीक है, तुम पूरी तरह से मुझे दोष नहीं दे सकते। भाग बस बहुत छोटे थे। इसके बारे में क्या, अगली बार जब तुम दावत देना चाहो तो हम बुफे के लिए जाते हैं। क्योसुके ने अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि अगली बार होगा? किसाकी ने गुस्से में कहा। ओ, तुम लोग यहाँ हो। यह तेज था। मोटरसाइकिलों की दहाड़ ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। उनके सदस्य सभी स्थानीय हैं, बेशक वे तेज हैं। बॉस, माइकी से सावधान रहना। वह सिर्फ एक मिडिल स्कूल का छात्र है, लेकिन कई पुराने बदमाश उससे हार चुके हैं। और सचमुच, क्या हमें बैकअप की जरूरत नहीं है? यह एक पूर्ण मांझी है, छोटे मोटे समूहों की तरह नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि पूरे टोक्यो में मुझसे ज्यादा मजबूत कोई है? क्योसुके ने लापरवाही से अपनी बांस की तलवार लहराई, फिर किसाकी की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। इससे पहले कि वह मैदान के केंद्र की ओर बढ़ता, बाकी सदस्यों के आने का इंतजार कर रहा था। हर लड़ाई के साथ क्योसुके ने अपनी ताकत बढ़ती महसूस की। तलवारबाजी प्रतिभा इनाम ने उसे अपनी तलवार चलाने मात्र से सुधार जारी रखने की अनुमति दी। यांत्रिक रूप से तलवार के वार दोहराने पर भी वह अपनी प्रगति महसूस कर सकता था। और इतने सारे लोगों के साथ यह लड़ाई उसे और मजबूत बना रही थी। अब एमई के साथ अपनी लड़ाई की तुलना में वह शायद दोगुना मजबूत था। किसाकी अपने बॉस की आत्मविश्वासी मुस्कान से प्रभावित होकर तुरंत माक्की होजो को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। उसने पहले ही जांच कर ली थी और 2 उपनेताओं सहित बोजोकू के सदस्य शिंजुकू क्षेत्र में खाना खा रहे थे, जो शिबुया के ठीक बगल में था। हालांकि उसने क्योसुके को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, उन्होंने इसके बजाय हानागाकी ताकेमिची को खोजने का फैसला किया था। पर्दे के पीछे के नायक के रूप में किसाकी निश्चित रूप से उचित तैयारी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। हालांकि उसने पहले क्योसुके की ताकत पर आत्मविश्वास दिखाया था, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेगा। टोक्यो एमई जैसी छोटी मोटी गैंग नहीं थी। अभी अभी गठित हुई,
उन्होंने पहले ही 9वीं पीढ़ी के ब्लैक ड्रैगन्स को हरा दिया था और तेजी से बने थे, वे शिबुया पर हावी होने वाले थे। माक्की होजो के तुरंत लोगों को लाने की पुष्टि करने के बाद किसाकी ने अपने बॉस की ओर देखा। अगर क्योसुके इसे संभाल नहीं पाया तो वह लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार रहेगा। काले लड़ाकू गियर में बदमाश आसपास के क्षेत्र से पार्क में आते रहे, जल्द ही मैदान को घेर लिया। एक छोटा गोरा आदमी एक लड़ाकू वर्दी में लिपटा हुआ एक अवर्णनीय आभा के साथ चला, क्योंकि भीड़ उसके लिए अलग हो गई। उसे देखकर क्योसुके के कानों में एक अज्ञात पृष्ठभूमि संगीत बजता हुआ लग रहा था। धिक्कार है, वर्दी सिर्फ पहनने के लिए नहीं है, यह लपेटने के लिए है। अगली बार मैं इसे ऐसे ही पहनूंगा, क्योसुके ने खुद से बड़बड़ाया। फिर सोचा, हर किसी के पैर मेरे जैसे नहीं होते। अगर उस छोटे लड़के ने बस लड़ाकू कोट को ठीक से पहना होता, अपने आधे लंबे गोरे बालों के साथ, तो वह डिज्नी की भगोड़ी राजकुमारी जैसा लग सकता था। कितनी शर्म की बात है, हालांकि यह आदमी स्पष्ट रूप से नायक है। वह इसके बजाय एक लड़की क्यों नहीं हो सकता? क्योसुके ने छोटे लड़के के सिर को घूरकर देखा, उसके नाम की पट्टी की एक झलक पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर 44। इतने कूल व्यक्ति के लिए कोई उपनाम नहीं। पाचिन, क्या तुम ठीक हो? सानो मांजीरो की आवाज गूंजी क्योंकि उसने अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण किया। उसके आदमी, सभी तोमान टोक्यो मांजी की विशिष्ट वर्दी पहने हुए, जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वह एकमात्र बैठे हुए व्यक्ति पाचिन की ओर मुड़ा। माइकी, पाचिन ने होजो क्योसुके की प्रतिक्रिया की जांच करते हुए उस पर एक नजर डाली। यह देखकर कि क्योसुके ने प्रतिक्रिया नहीं की, वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और समूह के बाकी हिस्सों की ओर भागा। तुम ठीक हो? मांजीरो ने पाचिन के कंधे पर थपथपाया। अपने कॉमरेड को अभी भी साबुत देखकर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी आसान हो गई। माइकी, उस आदमी ने हमारी पूरी 3rd डिवीजन को अकेले ही नीचे गिरा दिया। ठीक है पाचिन, तुम अब आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मांजीरो ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे बीच में काट दिया। लेकिन माइकी, वह सचमुच मजबूत है। बस इतना काफी है। जाओ आराम करो। मांजीरो की आवाज अभी भी हल्की थी, लेकिन इसके पीछे के वजन ने तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। पाचिन, छोड़ दो। गुंथी हुई चोटी वाला एक लंबा गोरा ड्रेकेन आगे बढ़ा, पाचिन को पीछे खींचते हुए। ड्रेकेन। अनिच्छा से पाचिन ने अपनी जीभ काट ली और पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। मांजीरो ने एक कदम आगे बढ़ाया, अब क्योसुके के आमने सामने खड़ा था। मेरे आदमियों ने तुम्हें कुछ परेशानी दी, है ना? क्योसुके अभी भी हमेशा की तरह आराम से, आलस्य से जवाब दिया, तुम्हारे लिए भी यही बात है। मेरे दोस्तों को तुम्हारे आदमियों से काफी गर्मजोशी से स्वागत मिला। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे आदमियों ने क्या किया। तुम्हें मेरी तरफ से उन्हें अनुशासित करने का अधिकार नहीं है। अब तुम कौन हो? अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें कोई और बदमाश होना चाहिए। मांजीरो ने अपनी बाहें मोड़ ली, एक सहज आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए। धिक्कार है, वह इसे इतना कूल कैसे दिखाता है। मैं उस स्तर की शान को कैसे खींचूं? और किसाकी कहाँ है? क्या यह वह हिस्सा नहीं है जहां एक अनुचर अपने बॉस के नाम की घोषणा करता है? जैसे ही क्योसुके विचारों में खोया हुआ था, किसाकी टेट्टा आगे बढ़ा। आखिरकार वह तोमान के मुख्य बल के आने के बाद से देख रहा था और वह किसी भी तरह से अपने बॉस को शर्मिंदा नहीं होने देगा। हानागाकी ताकेमिची और बाकी लोग उसके पीछे खड़े थे। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी वफादारी अटूट थी। सानो मांजीरो, क्या तुम अपने सीनियर्स के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? किसाकी ने अपनी जीभ फड़फड़ाई, एक नाटकीय विराम के साथ अपने शब्दों पर जोर दिया। सीनियर? मांजीरो ने अपना सिर झुकाया।
किसाकी टेटा को देखते हुए। जरूर बांस की तलवार वाला आदमी प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन यह छोटा, वह माइकी से भी लंबा नहीं था। तुम्हारे सामने खड़े हैं। किसाकी ने एक गहरी सांस ली, ध्यान मुद्रा में खड़ा हुआ इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। रैम्पेजिंग एंजल्स के बॉस, निहत्था दानव, एकमात्र होजो क्योसुके। वह शर्मनाक था। क्योसुके को तुरंत पछतावा हुआ कि वह चाहता था कि कोई और उसका नाम घोषित करे। वह अंदर ही अंदर सिकुड़ गया, लेकिन अपनी सामान्य उबाऊ अभिव्यक्ति बनाए रखी। मांजीरो स्थिर रहा, लेकिन उसके चारों ओर के तोमान सदस्य बातचीत में फूट पड़े। क्या? निहत्था दानव? वे कहते हैं कि जो कोई भी उससे लड़ता है वह 2 दिनों तक चॉपस्टिक नहीं पकड़ पाएगा। मैं तुम्हें सुन सकता हूं, तुम्हें पता है। उन्होंने कहा कि उसने अकेले ही सभी रैम्पेजिंग एंजल्स को हराकर उनका दूसरा नेता बन गया। फिर पूरे शिंजुकू एमेई ऐशु गिरोह का सफाया कर दिया। वे कहते हैं कि वह नई पीढ़ी का सबसे खतरनाक बदमाश है। मांजीरो ने क्योसुके को ऊपर देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रैम्पेजिंग एंजल्स का दूसरा नेता? लगता है कि यह तुम्हें एक सीनियर बनाता है। हाँ, मुझे लगता है। मैं तोमान का नेता हूँ, मांजीरो। चूंकि तुम मेरे सीनियर हो, क्या तुम्हें खुद का ठीक से परिचय नहीं देना चाहिए? रैम्पेजिंग एंजल्स का नेता, होजो क्योसुके। तो क्या यह तोमान के खिलाफ युद्ध की घोषणा है? युद्ध की घोषणा? क्योसुके ने आलस्य से खिंचाव लिया, उसका पेट गुड़गुड़ाया। देर हो रही थी और वह वास्तव में बस कुछ खाना चाहता था। मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा, मांजीरो ने त्योरी चढ़ाई। वह समझ नहीं पाया कि वह आदमी क्या कह रहा है, लेकिन वह उसकी आवाज में तिरस्कार महसूस कर सकता था। युद्ध का मतलब है कि दोनों पक्ष ताकत में बराबर हैं। लेकिन तुम, तोमान? क्योसुके धीरे से हंसा, अपने अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए। कमीने! तो क्या हुआ अगर तुम रैम्पेजिंग एंजल्स से हो? यह शिबुया है। बॉस, उसे दिखाओ कि क्या चल रहा है। तोमान के सदस्य गर्म हो रहे थे, उनके कैप्टन अंदर चार्ज करने के लिए बेताब थे। है तो चलो देखते हैं कि रैम्पेजिंग एंजल्स का तथाकथित नेता उस बात का समर्थन कर सकता है या नहीं। मांजीरो की आंखें तेज हो गईं। एक बनाम एक? मैं सुझाव दूंगा कि तुम सब एक साथ मुझ पर आओ। मेरे पास गेम खेलने का समय नहीं है, क्योसुके ने आह भरी। वह इस एक को हराओ, फिर दूसरा आगे आता है, बकवास से थक गया था। आशा है कि तुम इसके बाद भी बड़ी बातें कर पाओगे। मांजीरो आगे बढ़ा, उसकी वर्दी उसके कंधों से फिसल गई क्योंकि उसने होजो क्योसुके पर हमला किया। किसाकी, पीछे हट जाओ। क्योसुके ने अपनी बांस की तलवार एक हाथ से उठाई, इसे एक आकस्मिक नीचे की ओर वार में लाया। बस एक बुनियादी स्विंग, लेकिन उसकी ताकत के साथ यह अधिकांश लोगों के लिए एक खत्म करने वाला कदम होने के लिए काफी से अधिक था। मांजीरो रुक गया, मुश्किल से हमले को रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर फेंक पाया। धिक्कार है, वह दर्द करता है। उसका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ पर दबाया गया, प्रभाव को अवशोषित करते हुए। मुझे दूरी कम करनी होगी। क्योसुके के पास पहुंच का लाभ था, और जब तक माइकी के पैर जादुई रूप से 3 गुना लंबे नहीं हो जाते, वह एक हिट नहीं मार पाएगा। यही कारण था कि क्योसुके केंडो के साथ चिपका रहा। अपनी नई ताकत के साथ भी एक हथियार होने से उसे बहुत बड़ा फायदा मिला। उन दिग्गज लड़ाकों के विपरीत, जिनकी त्वचा स्टील से भी सख्त थी, वह अजेय नहीं था। तो सीधे हिट से बचना होशियार कदम था। और फिर तोमान ने देखा कि सच्चा तलवारबाजी कैसा दिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मांजीरो कैसे चला, उसके हमले कितने भयंकर थे, उसे हमेशा एक सटीक वार का सामना करना पड़ता था जिसने उसे वापस मजबूर कर दिया। क्योसुके की बांस की तलवार सहजता से घूमती थी,
उसके चारों ओर एक अभेद्य चक्र बनाती थी। तो यह प्रसिद्ध न्यूक्लियर किक है ना? सुपर मोबाइल, मैं उसे वह दूंगा। क्योसुके मुस्कुराया, माइकी को फिर से सहजता से दूर खदेड़ते हुए। क्या दुर्लभ खोज, इतना अच्छा प्रशिक्षण साथी अक्सर नहीं मिलता था। यह लगभग एक खेल जैसा लग रहा था। माइकी एक चील की तरह था, तेज और घातक, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे हमला किया, वह क्योसुके की सुरक्षा को पार नहीं कर पाया। यह केवल समय की बात थी जब चील थक जाएगी। जैसे ही क्योसुके माइकी के साथ खेल रहा था, तोमान के रैंकों के बीच का मूड गंभीर हो गया। तो यह निहत्था दानव है। मैंने माइकी को पहले कभी इस तरह संघर्ष करते नहीं देखा। ड्रेकेन, तोमान के उपकप्तान, ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ। मित्सुया ताकाशी, सेकंड डिवीजन कैप्टन, को याद आया कि माइकी आमतौर पर एक ही किक में लड़ाइयों को कैसे खत्म करता था। यह आदमी एक राक्षस है। हमारी पूरी थर्ड डिवीजन उसके खिलाफ 5 मिनट भी नहीं टिकी। पाचिन, जिसने क्योसुके की ताकत को पहली बार महसूस किया था, सबसे ज्यादा चिंतित था। चलो बस उस पर कूद पड़ते हैं। वह पहले परेशानी की तलाश में हमारे इलाके में आया था, है ना? 5th डिवीजन कैप्टन मुटो यासुहिरो ने मुस्कुराया। मैं साथ हूं। माइकी पहले ही बहुत ज्यादा ऊर्जा जला चुका है। जैसे कि इशारे पर सब लोग माइकी की ओर मुड़े, उसने हमला करना बंद कर दिया था और अब नीचे झुककर सांस ले रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। चैप्टर 45, ब्लैक इम्पल्स। नियंत्रण से बाहर विस्फोट? ऐसा नहीं लगता। क्या हुआ? क्या तुम अब और नहीं टिक सकते? हो जो क्योसुके, हमेशा की तरह, हमले को आगे नहीं बढ़ाया। शालीनता शक्तिशाली लोगों का अनन्य अधिकार था। उसके सामने सानो मांजीरो केवल चारों ओर कूद सकता था, जबकि क्योसुके उसे हमला करने की अनुमति दे सकता था और अगले दौर से पहले आराम भी करने दे सकता था। अभी भी बहुत दूर है। अपने घुटने पर एक हाथ टिकाकर मांजीरो उठने के लिए संघर्ष किया। क्योसुके के इतना करीब आने के लिए कि वह अपनी विनाशकारी न्यूक्लियर किक मार सके, उसने बार बार चार्ज किया, दिशा बदली और फिर से चार्ज किया। हालांकि वह करीब आने में सफल नहीं हुआ, उसने पहले ही अपने पैरों को टूटने के कगार पर धकेल दिया था। जब ड्रेकेन ने माइकी के अस्थिर रुख को देखा, तो वह जानता था कि निर्णय लेने का समय आ गया है। माइकी कभी नहीं चाहेगा कि वे द्वंद्व को बाधित करें, लेकिन तुम सब चार्ज करो, ड्रेकेन चिल्लाया, आगे बढ़ते हुए। हाँ, कार्रवाई के लिए उत्सुक तोमान भीड़ ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया। ओह! लगता है कि यह मेरी पसंदीदा एक बनाम सेना का समय है। क्योसुके खुशी से मुस्कुराया जैसे ही भीड़ उसकी ओर दौड़ी। इसके बारे में सोचते हुए, उसकी पिछली दोनों लड़ाइयां कई के खिलाफ एक थी, या बल्कि एक व्यक्ति पूरे गिरोह के खिलाफ। तुम कमीनों, तुम्हें यहां आने के लिए किसने कहा? क्योसुके के आनंद के विपरीत, मांजीरो गुस्से में था क्योंकि उसने अपने अधीनस्थों को आगे बढ़ते हुए देखा। माइकी, यह तोमान का गौरव है। ड्रेकेन हिचकिचाया नहीं, माइकी के पास से क्योसुके का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। आम तौर पर मांजीरो इस बात पर शेखी बघारता कि तोमान उसका डोमेन कैसे था, लेकिन अब अपने पैरों में कमजोरी महसूस करते हुए वह चुप हो गया। एक मुक्का जो किसी को 10 मीटर दूर भेज सकता है। ड्रेकेन, एक राक्षसी आदमी। किसाकी, जो किनारे पर खड़ा था, ने ड्रेकेन को चार्ज का नेतृत्व करते हुए देखा और तुरंत तनाव में आ गया। वह आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन फिर जम गया। खैर, ऐसा लगा कि क्योसुके के सामने किसी को भी वास्तव में राक्षस नहीं कहा जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसे निहत्था दानव कहते हैं। हानागाकी ताकेमिची और उसके दोस्त उत्साहित थे। इस बीच कुछ गुर्गे कुछ सोच रहे थे, लेकिन क्योसुके को परवाह नहीं थी। जब उसने सुनहरे रंग की चोटी को अपनी ओर चार्ज करते हुए देखा, तो उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ।
उसकी आंखें तुरंत मुट्ठी और बाह पर टिकीं। धप। जिस क्षण ड्रेकेन उसकी सीमा में आया, क्योसुके ने सटीकता से वार किया, अपनी लकड़ी की तलवार से उसकी बाह को काटते हुए, और प्रतिक्षेप बल के साथ अपने बैकहैंड से ड्रेकेन के माथे पर वार किया। ड्रेकेन बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें घूम गईं। ड्रेकेन, तोमान दल गुस्से में चिल्लाया और आगे बढ़ा। क्योसुके, अब समूह की लड़ाइयों में एक अनुभवी, ने तुरंत ड्रेकेन से निपटा। इससे पहले कि दूसरे हमला कर पाते, वह ताचिबाना के बालों वाले एक आदमी के मुक्के से बचने के लिए पीछे कूद गया। हवा के बीच में उसकी बांस की तलवार पहले ही उठ चुकी थी, और जब वह उतरा तो उसने उसे नीचे की ओर काटा, ताचिबाना के बालों वाले आदमी को जमीन पर गिरा दिया। किनारे से मांजीरो ने देखा कि परिचित चेहरे एक एक करके गिर रहे हैं। इस प्रभाव ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसकी आंखें अपनी एकाग्रता खोती हुई प्रतीत हुईं, जैसे कि उसके अंदर की भावनाएं वाष्पित हो रही थीं। वह क्योसुके के हमलों की अजीब प्रकृति को नहीं समझा। उसने मान लिया कि उसके अधीनस्थों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, लेकिन बदमाशों की दुनिया में जब तक कोई मारा नहीं जाता, कोई भी लंबे समय तक नीचे नहीं रहता। भले ही एक बांह टूट गई हो, वे लड़ते रहते थे। रुको, क्या वह अब नियंत्रण खोने वाला है? या क्या वह पूरी तरह से हिंसक मोड में जा रहा है? जैसे ही क्योसुके आनंद के साथ मारना जारी रखा, उसने उस गोरे, छोटे आदमी के साथ कुछ अजीब देखा, वे खाली आंखें। क्या यह किसी के नियंत्रण खोने का संकेत नहीं था? अच्छा नहीं है, ऐसे कार्य न करें जैसे कि आप कोई जादुई लड़की हैं, बस बिना किसी कारण के नाटक न जोड़े। गति के अचानक विस्फोट के साथ क्योसुके आगे बढ़ा, दर्जनों लोगों के घेराव से सहजता से बच निकला और मांजीरो तक पहुंच गया। सोने का समय, वह चिढ़ाने वाली आवाज मांजीरो ने बेहोश होने से पहले आखिरी बात सुनी थी। माइकी, मांजीरो की तरह तोमान दल ने सोचा कि उनके नेता का काम हो गया, जबकि यह सच था कि क्योसुके ने उसे अक्षम कर दिया था। उसके हमलों ने केवल एक अस्थायी शटडाउन का कारण बना। ठीक है, और कठिन प्रयास करो, क्योसुके और भी व्यापक रूप से मुस्कुराया। एक लड़ाई से पहले वह अनावश्यक परेशानी से बचता था, लेकिन अब जब वह इसमें गहराई तक था तो उसने सोचा, कृपया पहले टूट मत जाना। होजो, तुम कमाल हो, तुम बहुत कूल हो। हानागाकी ताकेमिची और उसके 4 दोस्त किनारे से जयकार कर रहे थे, उनका खून उत्साह से उबल रहा था। वे लगभग दौड़कर क्योसुके के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर का दर्द उन्हें लगातार याद दिलाता रहा कि वे कमजोरों के अलावा और कुछ नहीं थे। हानागाकी के शब्दों को सुनकर उसे होजो क्योसुके को इतनी प्रशंसा के साथ देखते हुए देखकर किसाकी ने विश्वासघात की गहरी भावना महसूस की। लगभग 10 मिनट बीत गए और जैसे ही रात का आसमान अंधेरे और सितारों से ढक गया, तोमान के सदस्यों को क्योसुके ने नीचे गिरा दिया। तभी पार्क के बाहर से मोटरसाइकिलों की दहाड़ गूंजी। किसाकी, क्या तुमने उन्हें बुलाया था? क्योसुके किसाकी की ओर मुड़ा। है, नेता लड़ने में व्यस्त है, जबकि मैं यहाँ खा पी रहा हूँ। यह बस गलत है। किसाकी ने एक भेड़ जैसी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया। क्योसुके किसाकी को थोड़ी डांट देने ही वाला था, यह सोचकर कि अगर वह मदद करना चाहता था तो उसे शुरू से ही यहाँ होना चाहिए था। इससे होजो को प्रयास बच जाता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक आवाज अचानक उसके सिर में गूंजी। तुम्हें गुरुवार रात को धूमकेतु देखना याद रखना होगा। इसे देखना सुनिश्चित करें। मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। यह जानने का समय न होने पर कि आवाज कहाँ से आई, क्योसुके को अचानक एक आग्रह महसूस हुआ। इस जगह पर आसमान का कोई दृश्य नहीं था, चौड़े पेड़ों की छतरियां इसे अवरुद्ध कर रही थी। खुले स्थान के ऊपर आसमान का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। आज रात मुझे धूमकेतु देखना है, क्योसुके ने खुद से कहा,
जैसे कि अतीत का वह उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा था। क्या उसे ऊपर बाहर भागना चाहिए? नहीं, समय नहीं था। अंदर की आवाज ने उसे फिर से प्रेरित किया। इस क्षण माक्की होजो किसाकी टेट्टा और सुजुकी रयू के साथ प्रवेश किया। हा हा हा, एक संतोषजनक जीत, बॉस। माक्की होजो की जोरदार हंसी उसके प्रवेश करने से पहले ही गूंज उठी। माक्की, तुम ठीक समय पर हो। मुझे इन लोगों को ढेर करने में मदद करो। क्योसुके ने काम पर लगने से पहले कहा, एक नॉकआउट तोमान सदस्य को हाथ से पकड़कर और उसे क्षेत्र के एकमात्र स्थान पर फेंक दिया जहां आसमान दिखाई दे रहा था। माक्की ने तुरंत क्योसुके की आवाज में आग्रह को समझा और जल्दी से मदद करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत भी बहुत थी। एक हाथ से उसने एक सदस्य को पकड़ा और लापरवाही से फेंक दिया, उन्हें एक एक करके ढेर करते हुए। गिरे हुए सदस्य होश में आए, लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, एक और शरीर ऊपर ढेर हो गया, उन्हें नीचे दबा दिया। हाइतानी भाई और सातोशी कटागिरी, जो माक्की होजो के साथ आए थे, ने भी काम करना शुरू कर दिया। तोमान के सदस्य जागना शुरू हुए, लेकिन इन कुख्यात बदमाशों को पहचानते ही वे अपनी जगह जान गए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने खुद को संभाले जाने दिया। सभी के एक साथ काम करने से जल्द ही एक लाशों का पहाड़ बन गया। क्योसुके ने मांजीरो और ड्रेकेन को पकड़ा, जो अभी भी बेहोश थे, और ढेर पर चढ़ गया, उन्हें शीर्ष पर फेंक दिया और मांजीरो की पीठ पर बैठ गया। उसने यह सुनिश्चित किया था कि छोटे आदमी को विशेष उपचार मिले। वह कल सुबह तक नहीं जागेगा। आसमान की ओर देखते हुए, रुकावटों से मुक्त, क्योसुके आखिरकार आराम से बैठ गया, उसका आंतरिक तनाव कम हो गया। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।